नमस्कार सभी लोगों को। उत्कर्ष ऐप में आप सब लोगों का स्वागत है। तो देखिए, विश्व के महाद्वीपों वाला टॉपिक हम लोग कर रहे थे और विश्व के महाद्वीपों में हमने अफ्रीका महाद्वीप वाला पार्ट का बिल्कुल एंड आपका बचा हुआ है। तो अफ्रीका महाद्वीप में हमने लगभग सारी चीज़ें जान ली। अफ्रीका महाद्वीप की पर्वत श्रृंखलाएं हम पढ़ चुके हैं। अफ्रीका महाद्वीप में पठार पढ़ लिए, झीलें हमने पढ़ ली, नदियाँ हमने पढ़ ली, अफ्रीका महाद्वीप की जनजातियाँ पढ़ ली और अफ्रीका महाद्वीप के घास के मैदानों के बारे में भी हमने जान लिया। अब देखिए, यहाँ पर हम बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप से एक और प्रश्न आपका बनता है। अफ्रीका महाद्वीप में क्या है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कृषि के लिए जाने जाते हैं। तो दो बात हम यहाँ पर और करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। तो अफ्रीका महाद्वीप में जो आपका भाग बचा है, पहली चीज तो एक आपके हम बात करेंगे किसकी, कृषि क्षेत्र के बारे में। तो यहाँ पर कुछ फसलें जो हैं वो होती हैं जो विश्व में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। तो वो क्षेत्र आपको एक तो ध्यान रखने हैं। दूसरा हम बात करेंगे क्या, खनिज क्षेत्रों की भी बात करेंगे। तो कुछ यहाँ पर खनिज भी आपके ऐसे पाए जाते हैं जो यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं या वो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। जैसे आपको पता होगा, वेट वाटर रैंड की बात होती है। जोहान्सबर्ग जो है, जो स्वर्ण के भंडार के लिए जाना जाता है, ठीक है। या किम्बरले खान की बात होती है, किम्बरले या ऑरेंज स्टेट की बात होती है। तो ये जो जगह हैं जो मेन खनिजों के लिए जानी जाती है। तो अफ्रीका में हम पहले बात कर लेते हैं किस चीज़ की, पहले हम बात कर लेते हैं कुछ कृषि की और उसके बाद हम बात करेंगे खनिजों की, ठीक है। तो मैप के अनुसार इसको ले लेते हैं। मैप अफ्रीका का आपके सामने नजर आ ही रहा है। तो अफ्रीका में देखिए कुछ जगह हैं, जैसे यहां पर आपका नाइजीरिया पड़ता है, नाइजीरिया, और ऊपर नाइजर है। ये नाइजीरिया है अफ्रीका के अंदर। और नाइजीरिया की देखिए हम बात करें, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला है, ये आप जान ही चुके हैं पहले। नाइजीरिया को हम जाना जाता है किसके लिए, ताड़ का तेल, पाम ऑयल के लिए प्रसिद्ध है। तो ताड़ के तेल की भूमि हम बोलते हैं किसको, नाइजीरिया को। तो नाइजीरिया ध्यान रखना पाम ऑयल के लिए प्रसिद्ध है। नाइजीरिया को ताड़ के तेल की भूमि भी कहा जाता है, ताड़ का तेल। तो ये जो क्षेत्र है आपका नाइजीरिया में, ये किसके लिए जाना जाता है, ताड़ के लिए, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा हिस्सा आप यहां पर देख पा रहे होंगे शायद, इसको हम बोलते हैं ट्यूनीसिया। ट्यूनीसिया कहलाता है ये, अफ्रीका महाद्वीप का देश है, भूमध्य सागर से भी लगता है। इसको हम बोलते हैं ट्यूनीसिया, ट्यूनीसिया। और ट्यूनीसिया की बात होती है तो ट्यूनीसिया को हम बोलते हैं जैतून का तेल, जैतून का तेल। तो जैतून के तेल के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। इसको बोलते हैं द लैंड ऑफ ऑलिव ऑयल, ऑयल के लिए जाना जाता है। और नाइजीरिया किसके लिए जाना जाता है, पाम ऑयल के लिए जाना जाता है। उसके बाद देखिए हम बात करें, यहां पर ये आप देख रहे हैं इथोपिया, एक और अफ्रीकी देश यहां पर आप देख रहे हैं इथोपिया है। और इथोपिया के बारे में मैंने आपको बताया ही था कि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहां पर होता है या कॉफ़ी कहां का मूल पौधा है। तो कॉफ़ी कहां का मूल पौधा है, इथोपिया का मूल पौधा है, इथोपिया। या इसका प्राचीन नाम हुआ करता था अबिसिनिया। तो इथोपिया और अबिसिनिया किसके लिए जाना जाता है, कॉफ़ी, कॉफ़ी का उत्पादन। तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला देश इथोपिया है। और अगर हम बात करें, यहीं पर एक और देश आप देख पा रहे होंगे, इसको हम बोलते हैं केन्या, केन्या इसको कहा जाता है। और केन्या भी आपको पता होना चाहिए, केन्या में सबसे ज़्यादा क्या होता है,
केन्या में चाय के लिए जाना जाता है, चाय की खेती। तो चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है क्या? केन्या। और उसके बाद तंजानिया, और तंजानिया के पास दो द्वीप पड़ते हैं। तंजानिया के दो बहुत ही प्रसिद्ध द्वीप हैं, एक है पेम्बा और दूसरा है जंजीबार। पेम्बा और जंजीबार करके यहाँ पर दो द्वीप दिखाई देते हैं। जंजीबार तो यहाँ दिख रहा है, पेम्बा दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो एक को हम बोलते हैं पेम्बा और दूसरे को बोलते हैं जंजीबार। पेम्बा और जंजीबार को हम क्या बोलते हैं? ये विश्व की लौंग कहलाते हैं, विश्व की लौंग। विश्व की लौंग के नाम से जाना जाता है, क्लोवर लीफ जिसको कहा जाता है। तो लौंग जो मसालों में इस्तेमाल होती है, हवन वगैरह में लौंग का इस्तेमाल करते हैं। तो विश्व में सबसे ज़्यादा लौंग का जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? पेम्बा और जंजीबार के अंदर होता है। और दोनों किस देश के द्वीप हैं? द्वीप हैं ये तंजानिया के द्वीप हैं, तंजानिया। तो पेम्बा और जंजीबार ध्यान रखना विश्व की लौंग के नाम से जाने जाते हैं, और ये तंजानिया के द्वीप आपके पड़ते हैं। तो ये एक तो ध्यान रखना है आपको। उसके बाद अफ्रीका में आ जाएं तो यहां पर आपको देखेंगे अफ्रीका मकर रेखा यहां से गुजरती है, और मकर रेखा के दक्षिण में पड़ता है। तो यहां पर शीतोष्ण जलवायु होगी, क्लाइमेट यहां पर कैसी होगी? टेम्परेट होगी। वेल्स घास के मैदान यहां पाए जाते हैं, हम बात कर चुके हैं। तो इस क्षेत्र में अगर आप देखें तो यहां पर एक ऐसा क्षेत्र दिखाई देता है जो त्रिभुजाकार आकृति में है। यहां पर सबसे ज्यादा मक्का की खेती होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मक्का त्रिभुज। तो अफ्रीका महाद्वीप का मक्का त्रिभुज किसे कहा जाता है? तो मक्का त्रिभुज किसको बोलते हैं? दक्षिणी अफ्रीका को बोलते हैं। तो दक्षिणी अफ्रीका ध्यान रखना जाना जाता है किसके लिए? मक्का त्रिभुज के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्लियर हो गया होगा। ताड़ का तेल नाइजीरिया, जैतून का तेल ट्यूनीसिया, कॉफी इथोपिया, चाय केन्या, पेम्बा जंजीबार विश्व की लौंग, और मक्का त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है दक्षिणी अफ्रीका। तो ये प्रमुख ध्यान रखना है, अफ्रीका महाद्वीप में क्या है? प्रमुख कृषि क्षेत्र हैं जो विश्व में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अब हम बात करें और कुछ चीज़ों की, खनिजों की हम बात कर लेते हैं। फिर ये महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं हेडिंग डालता हूँ अफ्रीका के प्रमुख खनिज। अफ्रीका के प्रमुख खनिज क्षेत्र। ठीक है, तो अफ्रीका के प्रमुख खनिज क्षेत्रों की देखिए बात करें तो यहां से नदी मैंने बताई थी, एक नदी बहते हुए आती है और यहां पर गिरती है। इस नदी को हम बोलते हैं नाइजर नदी, नाइजर नदी। ठीक है, अब यहां से जो नाइजर नदी आपकी बहती हुई आती है, यहां पर गिरती है, तो इस नदी की घाटी में, इस पूरे के पूरे क्षेत्र में ये किसके लिए जानी जाती है? तो नाइजर नदी घाटी ध्यान रखना पेट्रोलियम भंडार के लिए जानी जाती है। नाइजर नदी घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम भंडार के लिए जानी जाती है नाइजर नदी घाटी। ठीक है, ये एक तो चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ध्यान रखें, अफ्रीका महाद्वीप में हम बात कर रहे हैं खनिजों की। तो खनिजों में देखिए यहां पर मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं, यहां पर अफ्रीका के प्रमुख खनिजों की हम बात कर रहे हैं। अफ्रीका के प्रमुख खनिज, खनिज क्षेत्र।
ठीक है। तो अफ्रीका में पेट्रोलियम भंडार के लिए कौन जाना जाता है? नाइजर नदी घाटी पेट्रोलियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए हम बात करें, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ केन्या, उसके कॉन्गो, ये वाला क्षेत्र है, इसको हम बोलते हैं, ये कहलाता है कटंगा का पठार। तो ये सीधा पूछा जाएगा कि अफ्रीका महाद्वीप में कटंगा का पठार किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो ध्यान रखना, अफ्रीका महाद्वीप में कटंगा का पठार, कटंगा पठार कॉन्गो गणराज्य में है। ये कटंगा पठार तांबे के लिए जाना जाता है, तांबा। तो तांबा भंडार के लिए जाना जाता है कटंगा का पठार। कहां पर है ये? कॉन्गो में, कॉन्गो गणराज्य। ठीक है। उसके बाद हम बात करें जिम्बाब्वे। यहां पर एक देश देख रहे हैं आप, जिम्बाब्वे कहलाता है ये है जिम्बाब्वे। और जिम्बाब्वे की देखिए हम बात करें यहां पर, तो जिम्बाब्वे को मैं यहां पर ले लेता हूं, जिम्बाब्वे। और जिम्बाब्वे में पड़ता है बंकी क्षेत्र, बंकी क्षेत्र। तो जिम्बाब्वे का वंकी क्षेत्र आपसे पूछा जाएगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जिम्बाब्वे का वंकी क्षेत्र आपको ध्यान रखना, ये यहां पर बंकी क्षेत्र पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम भंडार। तो पेट्रोलियम भंडार के लिए जाना जाता है। उसके बाद हम चले जाएं दक्षिणी अफ्रीका के अंदर। तो दक्षिणी अफ्रीका देखिए यहां पर है, ये साउथ अफ्रीका है, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका में पहली चीज तो आप ध्यान रखें, यहां पर जोहान्सबर्ग की बात अगर आती है तो इसको यहां पर एक जगह है जिसको बोलते हैं वेट वाटर्स रैंड। वेट वाटर्स रैंड क्या है? स्वर्ण के भंडार हैं। स्वर्ण के भंडार के लिए जाना जाता है जोहान्सबर्ग। और जोहान्सबर्ग को नोट कर लेना, इसको विश्व की स्वर्ण राजधानी कहा जाता है, विश्व की स्वर्ण राजधानी बोलते हैं जोहान्सबर्ग को, ठीक है। उसके बाद यहीं पर एक और क्षेत्र हम देख लेते हैं, ये कहलाता है किम्बरले, किम्बरले। और किम्बरले किसके लिए जाना जाता है? हीरा, हीरे के लिए प्रसिद्ध है किम्बरले। और यहीं पर एक और क्षेत्र की मैं बात करूंगा, यहाँ पर एक और क्षेत्र आप नोट करें, इसको हम बोलते हैं ऑरेंज फ्री स्टेट, ऑरेंज फ्री स्टेट। तो ऑरेंज फ्री स्टेट किसके लिए जाना जाता है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है दक्षिणी अफ्रीका में। तो ये ध्यान रखना है अफ्रीका में आपके प्रमुख खनिज क्षेत्रों की। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, अपने आप नोट कर लें आप लोग। नाइजर नदी घाटी, नाइजर नदी घाटी को तेल नदी के रूप में भी बोलते हैं, इसको ऑयल रिवर कहलाती है, क्योंकि इसमें क्या है? पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। दूसरा हम बात करें, यह आपका कटंगा का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जिम्बाब्वे का वंकी क्षेत्र भी पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। और सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है दक्षिणी अफ्रीका में, एक तो किम्बरले की खान विश्व की सबसे गहरी हीरे की खान कहलाती है, और इसके अलावा वेट वाटर्स रैंड जोहान्सबर्ग में पड़ता है, ये स्वर्ण के भंडार के लिए जाना जाता है, सोने के भंडार के लिए इसको जानते हैं। तो ये प्रमुख ध्यान रखना खनिज क्षेत्र आपको ध्यान रखने हैं अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित। और ऑरेंज फ्री स्टेट आप जानते हैं दक्षिणी अफ्रीका में, ऑरेंज नदी की घाटी में क्या है? यूरेनियम के भंडार आपके पाए जाते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप यहां पर समाप्त होता है।
अफ्रीका महाद्वीप से कुछ भी आपको पूछना है कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालें, मैं उसको कमेंट देखकर आपको बाद में इसके बारे में बता दूंगा कि क्या स्थिति बनेगी। तो ध्यान रखें इस तरह से। अब हम अगला एक और महाद्वीप ले लेते हैं और वो महाद्वीप ले लेते हैं दक्षिणी अमेरिका। और दक्षिणी अमेरिका की पहले हम स्थिति जान लेते हैं क्या है, या अमेरिका की क्या स्थिति है। तो अमेरिका को ध्यान रखना 3 भागों में एक तो बांट देते हैं हम, उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो उसी हिसाब से इसको देखा जाए तो नेक्स्ट हम ले लेते हैं, देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, इस भाग की बात करेंगे। तो पहले दक्षिणी अमेरिका फिर उत्तरी अमेरिका की। तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, देखिए यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक इतना भाग ध्यान रखना, ये क्या है, ये उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका का भाग है। उसके बाद यहां से हम बात करें, ये भाग क्या कहलाता है, ये भाग आपका कहलाता है दक्षिणी अमेरिका कहलाता है, ये दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। और इसके बीच वाले भाग की हम बात करें, ये वाला भाग जो है ये मध्य अमेरिका के अंदर आता है, मध्य अमेरिका। ठीक है, इस तरह की देखिए स्थिति बनती है, पूरा डिटेल में बताऊंगा। इसको हम बोलते हैं उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। इस भाग को बोलते हैं मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका। और इसको हम बोलते हैं दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, अब स्थिति क्या है यहाँ पर देखें तो उत्तरी अमेरिका में कुल कितने देश आते हैं, 3 देश आते हैं। मध्य अमेरिका में 7 देश आते हैं और दक्षिणी अमेरिका 13 देशों से मिलकर बना है। ठीक है, तो अमेरिका की बात करें तो इसकी खोज आपको पता ही है, अमेरिगो वेस्पुक्की नामक व्यक्ति के द्वारा की गई थी। एक पुर्तगाली नाविक था अमेरिगो वेस्पुक्की। अमेरिगो वेस्पुक्की था पुर्तगाली नागरिक। इसने सबसे पहले इसको देखा था, तो इसी के नाम पर इस महाद्वीप का नाम क्या पड़ गया, अमेरिका पड़ गया। तो अमेरिका ध्यान रखना 3 भागों में विभाजित है, उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के अंदर 3 देश हैं, मध्य अमेरिका के अंदर 7 देश हैं और दक्षिणी अमेरिका के अंदर 13 देश आपके आते हैं। ठीक है, तो ये तो इसकी स्थिति हो गई। अब इसमें जान लेते हैं कौन कौन से देश हैं और क्या स्थिति यहाँ पर क्यों बनेगी। 13 देशों की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर बात होती है अमेरिका की, तो अमेरिका को इस तरह से विभाजित कर दें, उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और इधर हम बात करें दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, अब देखिए उत्तरी अमेरिका की अगर बात आती है तो उत्तरी अमेरिका में 3 देश आते हैं। उत्तरी अमेरिका में 3 देश आते हैं, यूएसए, या ऊपर हम बात करें सबसे ऊपर है कनाडा, यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। ठीक है, तो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको से मिलकर बनता है आपका उत्तरी अमेरिका। और मध्य अमेरिका के अंदर मैंने बताया 7 देश आते हैं, 7 देश पे आते हैं मध्य अमेरिका में। छोटे छोटे देश हैं, क्रमबद्ध तरीके से इनको लिखें तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक देश आएगा,
इसको हम बोलते हैं ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला। उसके बाद है ब्लीज, ब्लीज आपका आएगा। उसके बाद है, इसको हम बोलते हैं एल साल्वेडोर। एल साल्वेडोर। तो ग्वाटेमाला, ब्लीज और एल साल्वेडोर। और इसके बाद एक और देश दिखाई देगा, इसको बोलते हैं होंडुरस। होंडुरस। होंडुरस बोलते हैं। उसके बाद हम बात करें, इसके बाद आ जाता है निकारागुआ। निकारागुआ। उसके बाद कोस्टा रिका। कोस्टा रिका। और 7वें नंबर पर आ जाएगा पनामा। पनामा। ठीक है। तो इस तरह से 7 देशों से मिलकर बना है मध्य अमेरिका, जिसमें आप देख रहे हैं ग्वाटेमाला, ब्लीज, एल साल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। और दक्षिणी अमेरिका की अब हम बात करेंगे ही। दक्षिणी अमेरिका में कुल कितने देश आते हैं? 13 देश आते हैं। 13 देशों से मिलकर बना है दक्षिणी अमेरिका। ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे किसकी? दक्षिणी अमेरिका की। तो दक्षिणी अमेरिका की यहाँ पर हम पहले भौगोलिक स्थिति जान लेंगे, फिर राजनीतिक स्थिति के बारे पहले राजनीतिक जान लेंगे, फिर भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो देखिए ये मैप आप देख पा रहे होंगे, ये दक्षिणी अमेरिका का मैप है। और दक्षिणी अमेरिका में कुल 13 देश हैं। और कौन कौन से देश हैं इसको हम जान लेते हैं। ठीक है। तो देखिए दक्षिणी अमेरिका में 13 देश हैं। 13 देश। और इन 13 देशों की बात करें तो इसमें से 11 देश तो मुख्य भूमि पर हैं, या ये कहें 11 देश तटीय देश हैं। तटीय सीमा बनाते हैं। तटीय सीमा, कोस्टल बाउंड्री। और 2 देश जो हैं वो स्थल अवरुद्ध देश हैं। स्थल अवरुद्ध या लैंड लॉक्ड बोलते हैं। मतलब चारों तरफ भूमि से घिरे हुए देश आपके कहलाते हैं, लैंड लॉक्ड कंट्री बोलते हैं। तो 2 यहाँ पर लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, एक बोलीविया है और दूसरा पराग्वे है। तो ये आपसे पूछा भी जाता है कि दक्षिणी अमेरिका में कौन कौन से स्थल अवरुद्ध हैं। तो बोलीविया और दूसरा लिख लें पराग्वे। तो बोलीविया और पराग्वे ध्यान रखना कैसे हैं, स्थल अवरुद्ध देश हैं। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आप देखें ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश आपका कहलाता है। इस तरह से आप देख रहे हैं ये है। ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश जो है वो इस तरह से, मैं इसको आपको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं तो क्लियर आपके हो जाएगा दिमाग में। का सबसे बड़ा देश कहलाता है, इसको हम बोलते हैं ब्राजील। ठीक है। तो दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश आपसे पूछा जाए कौन सा है, तो ये दक्षिणी अमेरिका में एक देश आ गया, इसको बोलते हैं हम ब्राजील। ठीक है। ब्राजील के ऊपर चले जाएं तो यहां पर एक छोटा सा देश आप देख पा रहे होंगे। यहां पर 3 छोटे छोटे देश हैं। फ्रांसीसियों का यहां पर कब्जा था। तो ये यहां पर एक तो आपका फ्रेंच गुयाना दिखाई देता है, सूरीनाम है और फिर गुयाना दिखाई देता है। 3 देश यहां पर आ जाते हैं। यहां पर आपका ये फ्रेंच गुयाना है, इसको बोलते हैं फ्रेंच गुयाना। ठीक है। इसके बगल में एक और देश आप देख सकते हैं, ये सूरीनाम कहलाता है।
ये सूरीनाम, सूरीनाम, और उसके बाद एक और देश आप देख सकते हैं, ये कहलाता है गुयाना। ठीक है, ये आपका कहलाता है, इसको बोलते हैं गुयाना। तो ये थोड़ा क्रम में भी ध्यान रखें, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना। उसके बाद आगे यहाँ पर ये वेनेजुएला, यहाँ पर अगला देश आप देखेंगे, ये वाला देश जो है ये कहलाता है, इसको बोलते हैं कोलंबिया, वो वेनेजुएला, सॉरी, इसको हम क्या बोल देते हैं, वेनेजुएला बोलते हैं, इसको वेनेजुएला कहलाता है। तो ये ध्यान रखें कौन सा है, वेनेजुएला। वेनेजुएला, और वेनेजुएला के बगल में यहां पर देख रहे हैं ये है कोलंबिया, ये कोलंबिया, और ये पनामा से लगता है, ये कहलाता है कोलंबिया। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका हो गया वेनेजुएला, और इसके बाद आपका हो गया कोलंबिया। अगर ऊपर नहीं दिखा रहा है, दिखाई दे तो आप लोग लिख लेंगे अपने आप से, वेनेजुएला है ऊपर की तरफ। ठीक है, उसके बाद यहां पर एक छोटा सा देश आप देख रहे होंगे शायद, यहां पर यहां से गुजरती है इक्वेटर, इसलिए इस देश का नाम हो गया इक्वेडोर। इक्वेडोर है ये, ठीक है। और इक्वेडोर के बगल में यहाँ पर एक और देश है, इसको बोलते हैं हम पेरू, ये कहलाता है पेरू, पेरू कहलाएगा। पेरू के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर इधर से लेकर यहाँ तक लंबी तटीय रेखा बना रहा है, ये देश कहलाता है चिली। पेरू के बाद क्या कहलाएगा, चिली, चिली है, ठीक है। और चिली के आगे चले जाएं तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा देश है, ये है अर्जेंटीना, क्या कहलाता है, अर्जेंटीना। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना हो गया। उसके बाद तीन देश आपके और बच गए। एक तो आपका ये बीचों बीच में दिखाई दे रहा है, जो स्थल अवरुद्ध देश में आ जाएगा। स्थल अवरुद्ध में आपका कहलाएगा, इसको हम बोलते हैं बोलीविया। स्थल अवरुद्ध, थोड़ा डार्क कर देता हूँ, क्लियर दिखाई देगा आपको। मैंने आपको बताया कि मैप लेकर बैठें जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं विश्व के भूगोल की या महाद्वीपों की। और बोलीविया के बगल में ही आप देख सकते हैं पराग्वे, यहाँ पर है पराग्वे, तो ये भी स्थल अवरुद्ध है। इस तरह से, और बाकी इधर आप देखें तो यहाँ पर जो देश है ये उरुग्वे है, ये स्थल अवरुद्ध नहीं है, दो ही स्थल अवरुद्ध हैं। तो ये अफ्रीका महाद्वीप का आप मैप देख पा रहे होंगे, क्रमबद्ध तरीके से देखें। ब्राज़ील, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, और उसके बाद ये जो स्थल अवरुद्ध देश हैं, इसमें एक तो बोलीविया, बोलीविया, और दूसरा है, इसको बोलते हैं पराग्वे। तो बोलीविया और पराग्वे दोनों कैसे हैं, लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, लैंड लॉक्ड, लैंड लॉक्ड हैं।
और उसके बाद ये है उरुग्वे। अब यहां से प्रश्न देखिए, ये बनाने का मेन मकसद मेरा ये है, अब यहां से प्रश्न पूछा जाएगा कि अफ्रीका महाद्वीप के कौन से देश हैं जो तटीय सीमा नहीं बनाते, तो कौन से हो जाएंगे, बोलीविया और पराग्वे। अफ्रीका महाद्वीप के कौन से देश हैं जो स्थल अवरुद्ध हैं, कौन से हो जाएंगे, बोलीविया और पराग्वे। और आपसे ये भी पूछा जाएगा कि अफ्रीका महाद्वीप के वो कौन से देश हैं जो ब्राजील के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। तो ध्यान रखना, ब्राजील के साथ आप देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप में फ्रेंच गुयाना की सीमा लग रही है, सूरीनाम की, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया की भी, पेरू की भी, बोलीविया की, पराग्वे की, उरुग्वे की, अर्जेंटीना की, ठीक है, इन सारे देशों की सीमा लग रही है। कौन से ऐसे देश हैं जिनकी सीमा ब्राजील से नहीं लगती है, वो देश आपके हैं, एक तो इक्वेडोर और दूसरा है चिली। इक्वेडोर और चिली दो ऐसे देश हैं जिनकी सीमा ब्राजील से नहीं लगती है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और ब्राजील, ध्यान रखना, विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां से दो दो अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। या ऐसे पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जिससे भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं, तो वो देश आपका कौन सा होगा, वो देश होगा ब्राजील। तो ब्राजील एक ऐसा देश है जिससे, ध्यान रखना, भूमध्य रेखा भी गुजरती है और इससे मकर रेखा भी गुजरती है, ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो ये मैप आप जान गए होंगे। अब थोड़ा सा इसके बारे में कुछ चीज़ों को नोट डाउन कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट लिख लें, ब्राजील अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ब्राजील दक्षिणी अमेरिका का एकमात्र देश है जिससे भूमध्य रेखा, इक्वेटर, भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा दोनों गुजरती हैं, दोनों गुजरती हैं। तो भूमध्य रेखा भी अफ्रीका से गुजरती है और मकर रेखा भी अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। अगला पॉइंट इसके बारे में लिखें, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के इक्वेडोर तथा चिली देशों को छोड़कर, ठीक है, इक्वेडोर और चिली देशों को छोड़कर ब्राजील की सीमा सभी देशों से लगती है, सभी देशों से लगती है, ठीक है। तो ब्राजील एक ऐसा देश है जिसकी सीमाएं उस महाद्वीप के, दक्षिणी अमेरिका के सभी देशों से लगती है। केवल दो देश बच जाते हैं, एक है इक्वेडोर और दूसरा है आपका चिली। तो इक्वेडोर और चिली को छोड़कर अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के सभी देशों की सीमाएं लगती है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप बहुत बार हो गया, इसलिए अफ्रीका ध्यान आ रहा है, तो आप उससे परेशान हो। दक्षिणी अमेरिका की हम बात कर रहे हैं, तो दक्षिणी अमेरिका ही आपको ध्यान रखना है। तो दक्षिणी अमेरिका में इक्वेडोर और चिली को छोड़कर
ब्राजील की सीमा सभी देशों से लगती है। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए हम बात करें इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में, या इससे कौन कौन सी रेखाएं कौन कौन से देशों से गुजरती हैं उसको भी यहाँ पर जान लेते हैं। तो नेक्स्ट मैप ले लेते हैं। ये ब्राजील के साथ ये सारे के सारे देश दिखाई दे रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप में। तो देखिए यहां से हम बात करें तो इससे जो रेखाएं गुजरती हैं उसकी बात करें तो मैंने बताया दो रेखाएं गुजरती हैं, एक तो भूमध्य रेखा और दूसरी मकर रेखा। तो भूमध्य रेखा आपको पता है यहां से गुजरती है इक्वेडोर से, और इक्वेडोर से जब ये गुजरती है तो इस तरह से यहां से ये रेखा गुजरती है। ठीक है, तो ये कि यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका का मैप देख पा रहे हैं। तो दक्षिणी अमेरिका में आपसे पूछा जाए कि भूमध्य रेखा कौन कौन से देशों से गुजरती है, तो दक्षिणी अमेरिका में 3 देशों से गुजरती है भूमध्य रेखा। तो देखिए मैं इसको हाथ से बना देता हूँ। तो यहाँ से देखिए ये रेखा गुजरती है इस तरह से, इक्वेडोर, उसके बाद कोलंबिया और ब्राज़ील। ठीक है, यहाँ पर आपको बता दूँ यहाँ पर अमेजन नदी का डेल्टा बनता है। तो अमेजन नदी एक ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा पर अपना डेल्टा बनाती है। ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कौन सी रेखा गुजर रही है, यहाँ से गुजर रही है भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा 3 देशों से होकर गुजरती है। एक देश तो आप देख रही हैं यहाँ पर, ये देश आप देख पा रहे हैं इस तरह से। ठीक है, दूसरा देश आप देखें यहां से, ये आपका कोलंबिया वाला भाग हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा आप देखें कौन सा है, ये ब्राजील वाला हिस्सा आप देख रहे हैं। तो ब्राजील से तो गुजर ही रही है ये। तो इस तरह की स्थिति बनती है ब्राजील को लेकर। तो ये 3 देशों से गुजर रही भूमध्य रेखा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला ध्यान रखें इक्वेडोर, इक्वेडोर। दूसरा ध्यान रखें कोलंबिया, कोलंबिया। और तीसरा ध्यान रखें ब्राज़ील। तो 3 देशों से होकर गुजर रही है। ये वाला देश आपका हो गया, इसको हम बोलते हैं इक्वेडोर, इक्वेडोर। ये वाला देश हो गया कोलंबिया, और ये आप जानते ही हैं क्या है, ब्राज़ील है। ठीक है, तो इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से होकर गुजर रही है क्या, भूमध्य रेखा। और अगर हम बात करें मकर रेखा की, तो मकर रेखा भी 3 देशों से होकर गुजरती है। तो मकर रेखा की देखिए जाए स्थिति, तो यहां से गुजरती है मकर रेखा। ठीक है, ये है मकर रेखा, ये भी 3 देशों से होकर गुजरती है। एक तो चिली, चिली, दूसरा अर्जेंटीना,
और तीसरा ब्राजील। 3 देशों से होकर गुजरती है, ये भी आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये देश है, इधर से लेकर यहाँ तक चिली, ये तो चिली हो गया, यहाँ से गुजर रही है। और चिली के बगल में यहाँ पर ये अर्जेंटीना है, ठीक है, ये अर्जेंटीना हो गया। और उसके बाद ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ब्राज़ील है। तो 3 देशों से गुजर रही है, ये हो गया चिली, अर्जेंटीना और इधर की तरफ ब्राज़ील। तो ये क्लियर हो गया। भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं दक्षिणी अमेरिका से। तो दक्षिणी अमेरिका में अगर भूमध्य रेखा की बात होती है 3 देशों से, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, और मकर रेखा की बात होती है तो ये भी 3 देशों से, चिली, अर्जेंटीना और ब्राज़ील। ब्राज़ील दोनों में आपका आता है, ब्राज़ील से भूमध्य रेखा भी गुजर रही है और ब्राज़ील से हम बात करें तो मकर रेखा भी गुजरती है। तो ये तो राजनीतिक स्थिति के बारे में जान गए, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बारे में, वो मकर रेखा में जान गए। अब हम देखिए बात करें किसकी, अब हम बात करते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, कौन कौन से महासागरों से घिरा हुआ है और कौन कौन सी जल संधियां यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो देखिए अगला मैप हम ले लेते हैं अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका के बारे में। तो दक्षिणी अमेरिका में आप देखें, दक्षिणी अमेरिका का ये पश्चिमी भाग है और वो पूर्वी भाग है। तो दक्षिणी अमेरिका का जो पश्चिमी भाग है, यहाँ पर जो आपका महासागर दिखाई देता है, इस महासागर को हम बोलते हैं प्रशांत महासागर। ठीक है, तो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में क्या है, प्रशांत महासागर आता है। और दक्षिणी अमेरिका के पूर्व की बात करें तो यहाँ पर कौन सा महासागर आएगा, यहाँ पर अटलांटिक महासागर आएगा। अटलांटिक महासागर आपका कहलाता है ये। ठीक है, इधर प्रशांत महासागर और दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर। यहाँ पर एक और सागर दिखाई देता है, ध्यान रखना, यहाँ एक सागर नजर आता है, उस सागर को हम बोलते हैं कैरेबियाई सागर। कैरेबियाई सागर, कैरेबियाई सागर कहलाता है ये। ठीक है, और इधर की तरफ देखें तो यहाँ पर एक जल संधि का निर्माण होता है। इस जल संधि को हम बोलते हैं, या ये कहें ये जल डमरू मध्य कहलाता है, इसको हम बोलते हैं पनामा नहर। पनामा नहर, ठीक है। तो पनामा नहर आप देखेंगे पनामा देश में पड़ती है, उसी के नाम पर है, अमेरिका के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। तो पनामा नहर, इधर की तरफ देखें अटलांटिक महासागर है, इधर प्रशांत महासागर है। तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने के लिए एक नहर बनाई गई है जिसको हम बोलते हैं पनामा नहर। ठीक है, दूसरी चीज हम जाने दक्षिण में यहाँ पर एक हिस्सा दिखाई देता है, यहाँ पर एक जल संधि है, यहाँ पर एक द्वीप नजर आता है, चिली का एक द्वीप यहाँ पर दिखाई देता है। इस जगह पर एक द्वीप आप देख रहे हैं, इस द्वीप का नाम है टिएरा डेल फ्यूगो। टिएरा डेल फ्यूगो, तो टिएरा डेल फ्यूगो, और ऊपर की तरफ चिली है और यहाँ पर एक जल संधि पड़ती है, इस जल संधि को हम बोलते हैं मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि कहलाती है। मैगलन एक नाविक का नाम है जिसने पहली बार प्रशांत महासागर की खोज की थी। तो प्रशांत महासागर की खोजकर्ता का नाम मैगलन है और मैगलन के द्वारा ये जल संधि आपकी बना के उसी के नाम पर जल संधि है, जो यहाँ पर या तो मान लीजिए दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ती है, या टिएरा डेल फ्यूगो को चिली से अलग करती है। ये देश आप जाने ना कौन सा देश है, चिली। ठीक है, और यही भाग है, इस भाग को हम क्या बोलते हैं, इसको केप हॉर्न बोलते हैं या हॉर्न अंतरीप कहा जाता है। जैसे अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी भाग था उसको हमने आसा अंतरीप बोला था, लेकिन ये सींग के अनुसार दिखाई देता है
तो इसी भाग को हम क्या बोलते हैं, इसी भाग को ध्यान रखना हम हॉर्न अंतरीप बोल देते हैं। हॉर्न अंतरीप इसको बोलते हैं, या केप हॉर्न बोलते हैं, केप हॉर्न। तो केप हॉर्न या हॉर्न अंतरीप के नाम से जाना जाता है यहाँ पर मैगलन जलसंधि वाला भाग, ये वाला भाग जो है। तो ध्यान रखना दक्षिणी अमेरिका का जो दक्षिणी भाग है उसको हम केप हॉर्न बोलते हैं, केप हॉर्न के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर एक जल संधि बनती है, जल संधि को बोलते हैं मैगलन जल संधि। और मैगलन जल संधि किसके बीच में है, टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप पड़ता है दक्षिण अमेरिका का, और चिली के बीच में आपकी पड़ती है। तो ये इसकी देखिए दक्षिणी अमेरिका की भौगोलिक स्थिति है। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर दिखाई देता है, दक्षिणी अमेरिका के पूर्व में अटलांटिक महासागर दिखाई देता है, दक्षिणी अमेरिका के उत्तर में पनामा नहर है, और दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण में ध्यान रखना क्या है, मैगलन जल संधि है। मैगलन एक नाविक का नाम है जिसने पहली बार प्रशांत महासागर की खोज की थी, तो उसी के नाम पर इस जल संधि का नाम पड़ा है मैगलन जल संधि। तो आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है कि मैगलन जल संधि कहाँ पर है या किसको जोड़ने का काम करती है। जल संधियों को हम एक साथ पढ़ेंगे तो भी आपके में ये पूछा जाएगा। तो इस तरह की स्थिति को लेकर आपका बनता है। तो ये तो भौगोलिक स्थिति हो गई और राजनीतिक स्थिति हो गई। अब हम बात करें दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं की, ठीक है, और पठारों की अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और हेडिंग डाल लेते हैं दक्षिणी अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं। दक्षिणी अमेरिका की पर्वत मालाएं या पर्वत श्रृंखलाएं, ठीक है। तो दक्षिणी अमेरिका की पर्वतमालाओं की देखिए बात होती है, तो दक्षिणी अमेरिका में जो पर्वतमाला है वो इस तरह से नजर आती है, यहाँ से शुरू होती है और इस पूरे के पूरे तटीय भाग में यहाँ तक नजर आती है, और यही विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के रूप में भी जानी जाती है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी कहलाती है, और इस पर्वत श्रृंखला का नाम आपके दिमाग में आ गया होगा, क्या है, तो इसको हम बोलते हैं एंडीज पर्वतमाला, ठीक है। तो इस पर्वतमाला का नाम है, ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं एंडीज पर्वतमाला। और एंडीज पर्वतमाला ध्यान रखना हिमालय की तरह ही नवीन वलित पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। तो ये ध्यान रखना हिमालय की तरह क्या है, नवीन वलित पर्वतमाला, या ये लिखें विश्व की सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी नवीन वलित पर्वत श्रृंखला कहलाती है। तो विश्व की सबसे लंबी नवीन वलित पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है, एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है, ठीक है। ये पूरी की पूरी एंडीज पर्वत श्रृंखला है। अब हम बात करें एंडीज पर्वत श्रृंखला की कुछ विशेषताओं की, ठीक है। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला में देखिए बात करें तो यहाँ पर एक तो पूछा जाता है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो पहले तो हम बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। तो यहाँ पर एंडीज पर्वत श्रृंखला में यहाँ पर एक पर्वत चोटी दिखाई देती है, हालांकि ये ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं माउंट एकांकागुआ। माउंट एकांकागुआ ध्यान रखना ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। अगर इस पर्वत चोटी के ऊपर आपको चढ़ाई करनी है, चढ़ना है, तो आपको अर्जेंटीना की तरफ से जाना पड़ेगा, चिली की तरफ से इस पर चढ़ाई नहीं हो सकती क्योंकि एकदम खड़ी पर्वत चोटी है। जैसे माउंट एवरेस्ट पर अगर हम चढ़ाई करते हैं तो माउंट एवरेस्ट पर कभी भी हम भारत की तरफ से नहीं जाते हैं, माउंट एवरेस्ट पर हमेशा हमको उसके पीछे की तरफ से चढ़ाई करनी पड़ती है क्योंकि उधर की तरफ ढलान इसका बहुत
तीखा ढलान नहीं है, यहां पर इसी तरह की स्थिति बनती है। तो एकांकागुआ ध्यान रखना कहां पर है, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना तथा चिली की सीमा पर है। ठीक है, तो चिली तथा अर्जेंटीना की सीमा पर पड़ता है माउंट एकांकागुआ। तो एकांकागुआ पर्वत आपको ध्यान रखना है कहां पर स्थित है। ठीक है, और देखिए इसके बारे में हम आगे बात करें तो इसमें इक्वेडोर में देखिए बात होती है। तो इक्वेडोर जो देश है उसमें आपका पूछा जाता है कि यहां पर कुछ सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो इस पर्वत श्रृंखला के ऊपर सक्रिय ज्वालामुखी होगा तो जाहिर सी बात है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा। तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी यहां पर दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं माउंट कोटोपेक्सी, माउंट कोटोपेक्सी। तो ध्यान रखें यहां पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट कोटोपेक्सी। तो माउंट कोटोपेक्सी कहां पर है, इक्वेडोर, इक्वेडोर में पड़ता है। और ध्यान रखना इसी में विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। तो द हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन द वर्ल्ड। तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी अगर पूछा जाए कौन सा है तो ध्यान रखना कौन सा होगा, कोटोपेक्सी होगा। और अगर विश्व का सबसे ऊंचा प्रसुप्त ज्वालामुखी पूछा जाए तो यहाँ पर एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी और है जिसको हम बोलते हैं माउंट चिम्बेराजो, माउंट चिम्बेराजो। ये भी इक्वेडोर में पड़ता है, इक्वेडोर। ठीक है, ये विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो ये डोरमेंट वॉल्केनो की कैटेगरी में आता है। उसके बाद हम बात करें अर्जेंटीना के अंदर एक सक्रिय ज्वालामुखी और पाया जाता है जिसको बोलते हैं ओजस डेल सलेडो। ठीक है, तो ओजस डेल सलेडो ध्यान रखना ये आपका कहां पर है, अर्जेंटीना के अंदर पड़ता है। तो ध्यान रखना ओजस डेल सलाडो। तो ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी ध्यान रखना एक सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी। कहां पर है, अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना के अंदर पड़ता है। तो ये स्थिति है यहाँ पर। एक ही पर्वत श्रृंखला इतनी लंबी है जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं में जानी जाती है। और ये जो पर्वत श्रृंखला है ये ध्यान रखना कैसी है, विश्व की सबसे लंबी नवीन वलित पर्वत श्रृंखलाओं की श्रेणी में आती है, यंग फोल्ड माउंटेन में आती है। तो इस तरह से पर्वत श्रृंखला की बात हो गई। अब मैं यहाँ पर देखिए जहाँ से शुरू किया है उसको थोड़ा सा आपको रिपीट कर देता हूँ जिससे कि समझने में आसानी हो जाए। तो देखिए यहाँ से हमने शुरू किया था दक्षिणी अमेरिका की हम बात करें तो देखिए दक्षिणी अमेरिका की स्थिति, दक्षिणी अमेरिका का अगर फोटो आप देखें तो दक्षिणी अमेरिका का फोटो बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये अफ्रीका महाद्वीप का क्या है, ये मिरर इमेज लगता है। इस तरह से अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि एक मिरर लगा दिया गया है और इसी की तरह आपका दिखाई देता है।
तो ध्यान रखना, अफ्रीका महाद्वीप की आकृति के अनुसार ये दिखाई देता है, बिल्कुल इसकी उल्टी आकृति दिखाई देती है अफ्रीका महाद्वीप की। ठीक है, अमेरिको वेस्पुक्की के द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी और अमेरिका को नई दुनिया का देश भी कहा जाता है। न्यू वर्ल्ड इसको बोलते हैं, अमेरिका को न्यू वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। फिर हमने बात की दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका या अमेरिका की क्या स्थिति है, 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में 3 देश आते हैं, कनाडा, यूएसए और मेक्सिको। मध्य अमेरिका में 7 देश आते हैं, छोटे छोटे देश हैं, सातों के सातों क्रम में ध्यान रखें। और दक्षिणी अमेरिका के अंदर 13 देश आते हैं, जिनकी सूची आप देख सकते हैं इस तरह से है। यहाँ पर ब्राज़ील है, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलीविया, पराग्वे, चिली, अर्जेंटीना और उरुग्वे, इन सारे देशों से मिलकर बनता है आपका दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका में सबसे बड़ा देश आपका ब्राज़ील है और ब्राज़ील की सीमा आप देखेंगे इक्वेडोर को और चिली को छोड़कर अफ्रीका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका के सारे देशों से लगती है। ठीक है, तो इक्वेडोर और चिली को छोड़कर आप देख रहे हैं सब देशों से इसकी सीमा लगती है। तो ये भी ध्यान रखना है कि ब्राज़ील की सीमा दक्षिणी अमेरिका के कौन कौन से देशों से नहीं लगती है। तो 2 ही देश हैं, एक इक्वेडोर है और दूसरा आपका चिली है। और ये अगर पूछा जाए कि दक्षिणी अमेरिका के कौन से देश स्थल अवरुद्ध देश हैं, तो दक्षिणी अमेरिका के 13 देशों में से 11 देश समुद्री सीमा बनाते हैं, 2 देश लैंडलॉक कंट्री में आते हैं, स्थल अवरुद्ध में आते हैं, और वो हैं आपके बोलीविया और पराग्वे। बोलीविया और पराग्वे की सीमा समुद्र के साथ नहीं लगती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हमने बात की थी, देखिए आगे, कि दक्षिणी अमेरिका से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं। तो एक तो भूमध्य रेखा गुजरती है और दूसरी मकर रेखा गुजरती है। तो भूमध्य रेखा 3 देशों से होकर गुजरती है, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। और मकर रेखा भी 3 देशों से गुजरती है, अर्जेंटीना, चिली और उसके बाद ब्राज़ील। तो इस तरह से बात की थी हमने मकर रेखा की। फिर उसके बाद इसकी हम भौगोलिक स्थिति आप जान गए। और उसके बाद आप देखें यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका की पर्वत श्रृंखला। तो दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहलाती है, जो आपकी देखेंगे कोलंबिया से लेकर चिली तक यहाँ तक फैली हुई है। ठीक है, और इसमें सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकागुआ, जो अफ्रीका दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। तो महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी अगर पूछी जाए कौन सी है दक्षिणी अमेरिका की, तो एकांकागुआ दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, जो अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है। उसके बाद इक्वेडोर के अंदर कुछ इसकी विशेषता हैं। एक तो माउंट कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है, और माउंट चिम्बेराजो ये विश्व का सबसे ऊंचा प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाता है, और ओजस डेल सलाडो जो कि आपका अर्जेंटीना में स्थित है, ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ तक हमने दक्षिणी अमेरिका के बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में हम और चीज़ें पढ़ेंगे। तब तक के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद सभी लोगों को। नमस्कार।